Hello, welcome. We are dealing with EVS and our topic is biodiversity and management. So, we are going to talk about diversity. What is diversity? Actually, the meaning of diversity is the variety. So, क्या है कि biodiversity जो है दो चीजों से बना हुआ है. पहला आ गया bio और दूसरा है diversity. Bio का मतलब होता है लाइफ, ठीक है. तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. तो लाइफ की वैरायटी कहीं पे भी जो एग्जिस्ट करें उसको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म inhabiting an area. That area can be anything, a small area or large. That can be continent, that can be a country, that can be a forest, that can be another ecosystem such as pond ecosystem and anything else. So in biodiversity we are looking for different living organisms. First, come to estimates. What are the estimates about the diversity? Up to now, we have discovered 1.7 to 1.8 million species. Okay, how many? 1.7 to 1.8. IUCN, that is International Union for Conservation of Natural Resources, in 2004 has given an accurate estimate of 1.5 million species. If we elaborate this data, 1.5 million, it is 15 lakh. Because 1 million is of 10 lakh, so it may be 15 lakh species. This is the correct estimate for the biodiversity existing on this planet Earth. And other estimates are 1.7 to 1.8 million. In 2007, another estimate that tells that on Earth, these are the species which has been discovered till now. But in further, what we are talking about total number of species that may exist on this Earth. Because we have not seen, we have not identified, we have not named every species. So, what is here? Here is that a current estimate suggests that there may be 7 million species on Earth. 70 लाख तक जो है स्पीशीज जो है धरती पे हो सकती हैं, ठीक है. और ये सारी जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज की, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन जो है उसने सबसे पहले जो है यूज किया था इस टर्म को. अब देखते हैं हम डाइवर्सिटी को किस किस लेवल तक देखते हैं. यहां तक तो देख लिया हमने कि डाइवर्सिटी जो है कहां कहां क्या पाई जाती है, जिसमें हमने देखा कि पूरी वर्ल्ड में जो अब तक जो स्पीशीज हम डिस्कवर कर चुके हैं उनका लेवल 1.7 से 1.8 मिलियन है. और IUCN, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक है, उसने 2004 में जो एस्टिमेट दिया दैट इज 1.5 मिलियन, दैट इज 15 लाख स्पीशीज जो है वो अभी तक हमने डिस्कवर कर दी, उनको हमने जो है डिस्क्राइब कर दिया है और उनका नॉमेनक्लेचर मींस उनको नाम भी दे दिए, ठीक है. अब चलते हैं कि हम जब डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं तो किस किस लेवल पे हमें डाइवर्सिटी को स्टडी करना है. तो द लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है. अब देखिए डाइवर्सिटी को हम डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करते हैं. अब जनरली देखोगे होता क्या है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मैटर जो होता है वो बना होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है. अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जर्रे जिनको हम देख नहीं सकते. जैसे कि अगर हम मैटर की बात करें, ठीक है, कार्बन की बात करें जैसे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है C, ठीक है. और ये कार्बन जो है ये एक एटम, पूरे एटम से बन के जो है कार्बन मैटर बनेगा. समझ आ गई? इससे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी, ये सिंबल जो है वो है O. एटॉमिक नंबर इसका 8 है और इसका 6 है, ठीक है. तो ये जो है ये मैटर हो गया. इसके बाद ये मैटर जब मिलता है तो ये मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं, ठीक है. और सेल्स से क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. ऑर्गेनिजम्स से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म से बनता है हैबिटेट, ठीक है, या इकोसिस्टम भी कह सकते हैं. इसको क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम. जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो बनता है बायोम. तो ये सारे लेवल्स हैं इकोलॉजी में, जिसको आप एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते हो, ठीक है. तो ये सारे लेवल्स हैं. तो हम इस हर लेवल पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी. जैसे करके सपोज करो, सबसे पहले चलते हैं हम
एक सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मॉलिक्यूलर लेवल की डाइवर्सिटी को हम देखें तो मोस्टली जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी? आप देखते हो कि इतने ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। और उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए जो होता है उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होती है, कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके का दिखेगा और किस तरीके के उसके बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे, क्या खाएगा, ठीक है। तो वो सब जो है कैसे फीड करेगा, वो सब इंफॉर्मेशन कहां स्टोर रहती है? डीएनए में। तो ये जेनेटिक में हम मोस्टली क्या देखते हैं कि एक स्पीशी को लिया हमने, ठीक है। अब ये स्पीशी क्या बोला है? स्पीशी होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसका अपनी एक डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग हो, जो जिसके ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करके एक नया इंडिविजुअल पैदा कर सकें, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? स्पीशीज। एक स्पीशीज दूसरे से डिफरेंट होती है, समझ गए? जैसे करके हम सपोज करते हैं कैट और डॉग की एग्जांपल लेते हैं। कैट और डॉग में डिफरेंस आप बाहर से मॉर्फोलॉजी से देख सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डॉग एक जो है स्पीशी है, कैट दूसरी स्पीशी है। इसी तरीके से अगर स्पीशीज के अंदर ही देखें, एक ही स्पीशीज के अंदर देखें, तब भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखती है। ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लो, आदमियों की बात कर लो, क्या सारे इंसान एक जैसे होते हैं? नहीं, ठीक है। यहां मैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। क्या सारे इंसान मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं? ठीक है। आप कभी कभी एक ऐसा नहीं सोचो कि मैं उसका दिल अच्छा है, ये वैसा नहीं है, वो वैसा है, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं। कुछ आदमी जो होते हैं उनका साइज छोटा होता है, कुछ लंबे होते हैं, ठीक है। कोई गोरे होते हैं, कोई जो है थोड़ा डार्क स्किन होती है उनकी, ठीक है। तो ये जो है एक स्पीशी के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं, और ये वेरिएशन किस वजह से होती हैं? ये होती हैं जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब है जब क्रोमोसोमल लेवल पे जो वेरिएशन चले, जीन लेवल पे वेरिएशन चले, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जब डीएनए जो है कंडेंस फॉर्म में होता है उसको क्रोमोसोम कहते हैं, और जीन क्या होता है? जीन होता है इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए हम। तो अब ये जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, जब एक ही स्पीशी के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अभी स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में मैंने पहले बोल दिया आपको कि जो यहाँ पे जो है अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और एक किस्म का ऑर्गेनिज्म उसको हम स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कैट और डॉग की एग्जांपल दी मैंने, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज, उसके बारे में बता दिया मैंने कि कितनी स्पीशीज है यहाँ पे, ठीक है। एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए तो IUCN के अकॉर्डिंग 1.5, और दूसरे बायोलॉजिकल एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं, और 7 मिलियन तक स्पीशीज जो है हमारे धरती पे एग्जिस्ट करती है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। एक एरिया को लेके बात करें तो एक एरिया में कम स्पीशीज हो सकती है, दूसरे में ज्यादा हो सकती है, ठीक है। वो थोड़ा हम डिफरेंट उसमें पढ़ेंगे। इसके साथ तीसरा जो है इकोलॉजिकल स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन सब के पीछे डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में है क्या? देखिए, हर एक स्पीशी का अपना हैबिट होता है। ऐसा नहीं है कि चीड़ देवदार के पेड़ जो आपको यहां पे मिल रहे हैं हिमालयाज में, वो जाके तमिलनाडु में मिले, ठीक है, जरूरी नहीं है। पंजाब में मिले, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं। तो हर एक स्पीशी का अपना जो है रहने की जगह होती है जहां पे वो सरवाइव कर सकता है। उसको अगर दूसरे हैबिटेट में डालोगे, क्या आप डोडा में आम के पेड़ उगा सकते हो? उग भी सकते हैं, लेकिन जो है वो फ्रूटिंग नहीं होती उनके ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है, जैसे क्या खजूर का पेड़ उग सकता है, तो ऐसे ही जो है हमारे यहाँ के देवदार के पेड़ क्या जो है अपने मध्य प्रदेश के एरिया में उग सकते हैं? नहीं। तो हर एक जो एरिया, जो जिस एरिया में जो है कोई स्पीशी पाई जाती है उसको कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, और इसकी स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजिकल लेवल्स पे भी अगर देखें, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिफरेंट स्पीशीज मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे करके फॉरेस्ट के ऊपर आप जो फॉरेस्ट जो है वहां जाके आप व्हेल फिश को ढूंढने शुरू हो जाओगे, वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और अगर आप जो है मैरीन इकोसिस्टम में चले जाओगे, व्हेल मिलेगी, लेकिन समुद्र के ऊपर आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। दैट इज द डिफरेंस। वही मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो है इकोलॉजिकल लेवल पे डाइवर्सिटी है। अब देख लेते हैं ये डाइवर्सिटी में पैटर्न्स कैसे होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स का मतलब है कहां कहां कैसी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब देखिए, हम ले लेते हैं ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर जो है इससे 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ जो है, ठीक है, ये ट्रॉपिक्स वाले एरिया आ जाते हैं।
और ट्रॉपिक्स के एरिया के बीच में जो है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट आ जाती है। यहां पे अगर देखा जाए, अर्थ में देखा जाए, इसके ऊपर जैसे इक्वेटर के ऊपर चलते हैं हम नॉर्थ पोल की तरफ, तो यहां से और यहां से साउथ पोल की तरफ जब चलते हैं तो लैटिट्यूड बढ़ता है। क्या बढ़ता है? लैटिट्यूड बढ़ता है। अब जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहता है वैसे स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती रहती है। इसका मतलब क्या है, आपको ट्रॉपिक एरिया में और इक्वेटोरियल एरिया में ज्यादा स्पीशीज मिलेंगे, जबकि अगर आप जो है आपका आर्टिक और एंटार्क्टिक एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको कम मिलेंगे। पहले आता है ट्रॉपिक एरिया, फिर आता है टेम्परेट एरिया, फिर आता है ट्रॉपिक्स। समझ आ गए? तो मतलब जैसे इक्वेटर से आप ट्रॉपिक्स ये जो है टेम्परेट एरिया की तरफ चलोगे या आर्टिक और एंटार्क्टिक एरिया की तरफ चलोगे तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि कोलंबिया की बात करें, ठीक है, और न्यूयॉर्क की बात करें तो कोलंबिया में ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी आपको। कोलंबिया आता है इक्वेटोरियल एरिया में, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में, और जो है न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क उससे डिस्टेंस पे आता है, तो यहां पे आपको जो है कम स्पीशीज। ऐसे इंडिया की बात करें तो हमारा तमिलनाडु वगैरह वाला एरिया जो है वो ट्रॉपिक्स के बिल्कुल पास में आता है। ठीक है, सॉरी, ट्रॉपिक्स के बिल्कुल पास में नहीं आता, ये इक्वेटर के जो है पास में आता है, इसलिए वहां पे आपको जो वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स वाले एरिया दिखेंगे आपको, जहां वहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैटर्न्स इन बायोडाइवर्सिटी। एक चीज होगी, दूसरी चीज चलोगे, ये तो लैटिट्यूड वाली बात होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है इकोसिस्टम पे भी डिपेंड करता है, इकोसिस्टम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इकोसिस्टम पे कैसे डिपेंड करता है? इकोसिस्टम के अंदर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रेन हो गया, ठीक है, इसके अलावा रेन की जगह हम वाटर लिखेंगे क्योंकि रेन से हमें वाटर मिलता है। ठीक है, विंड होता है, फिर हो गया, या एयर क्वालिटी कह सकते हो इसको आप, एयर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया। तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं, इसके बेस पे जो है आप डाइवर्सिटी को देखते हो कि डाइवर्सिटी जो है किसी एरिया में कितनी है। तो ये पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। अब एक जो है, अगर हम रिलेशनशिप निकालें किसका? डाइवर्सिटी और एरिया का, डाइवर्सिटी और एरिया का, तो हम क्या देखते हैं? शुरू में जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं तो हमें डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि जब डाइवर्सिटी भी कम होने लगती है। ठीक है, क्या होता है? शुरू में क्या होता है कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे एरिया बढ़ता रहता है तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? कम होती रहती है। तो ये बढ़ने का स्लोप जो है लीनियर दिखता है। अगर लॉग फॉर्म में देखें इसको तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के बढ़ने का फॉर्म जो है क्या होगा? लीनियर फॉर्म में दिखता है आपको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के तौर पे। और अगर जो शुरू में, क्योंकि इंक्रीज होगा, ये हमने डाइवर्सिटी रखा और ये एरिया रखा, ठीक है, तो यहां पे शुरू में इंक्रीज होगा, बाद में जो है यहां पे रेक्टेंगुलर जो है शेप में ये बन जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया? यही प्रोसेस है, कैसे दो चीजें के पैटर्न्स कैसे चेंज होते हैं। पहले में ये था कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड की तरफ जो है लैटिट्यूड्स में बढ़ते जाते हैं तो हमारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होती है? हमारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती है। दूसरा है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते रहते हैं तो कुछ देर तक हमारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है बढ़ेगी और उसके बाद जो है फिर वो नहीं बढ़ेगी। समझ आ गया? तो ये था। अब एक बात थोड़ा सा रिपीट करता हूं 1 मिनट के लिए, उसके बाद खत्म। बायोडाइवर्सिटी है क्या? द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन एनी जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। उसमें प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, सब आते हैं। ठीक है, तो अब बात करें अगर कि कितने लेवल्स पे हम डाइवर्सिटी को चेक कर सकते हैं, तो जीन लेवल पे डाइवर्सिटी को चेक कर सकते हैं जिसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे हम। उसके बाद स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी को चेक कर सकते हैं कि कितने स्पीशीज किसी एरिया में पाए जा रहे हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल कि किसी इकोसिस्टम में जो है कितने, जैसे करके अगर आप बात करोगे अमेज़न फॉरेस्ट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो है डाइवर्सिटी आपको कहां मिलती है वर्ल्ड में? अमेज़न फॉरेस्ट में। इंडिया का एरिया 2.8 से 2.7 से 2.8% है वर्ल्ड का, लेकिन यहाँ पे 8% डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो हम भी एक रिच हॉटस्पॉट है।
व्हाट डू यू मीन बाय हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट का मतलब है जहां पे चीजें कंसंट्रेटेड रहती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, और पैटर्न्स में हमने क्या देखा? पैटर्न्स में हमने देखा कि डाइवर्सिटी जो है कैसे इंक्रीज होती है। यहाँ पे लैटिट्यूड को देखा हमने और फिर एरिया को जो है कंसीडर करके देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट में देखेंगे जो है इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके।